गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग साइंस शुरू करेंगे और डेली 2 सब्जेक्ट के लिए 2 वीडियो आएगा, एक साइंस के लिए और एक ज्योग्राफी के लिए। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, इसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या उससे रिलेटेड उसी पैटर्न पे आने वाले हैं, हम लोग उसी तरह के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तभी हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं 0 लेवल बेसिक से लेकर एडवांस तक है। तो इसमें पहले साइंस शुरू करेंगे, फिर एक ज्योग्राफी का वीडियो आएगा। तो शुरू करते हैं। साइंस क्या होता है? साइंस हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। साइंस जो है साइंस शब्द से बना है। साइंस शब्द से बना है जो कि लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है टू नो। नॉलेज। किसके बारे में जानकारी देता है, किसके बारे में जानना है। इसमें हमारे आसपास जितने भी हम लोग ऑब्जेक्ट देखते हैं, वस्तु देखते हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सबके बारे में स्टडी करना, जानकारी प्राप्त करना ही साइंस है। इसमें साइंस में हम क्या करते हैं? साइंस में हम लोग स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं। साइंस में हम लोग ऑब्जेक्ट होता है उसका स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी होता है, जैसे ऑब्जेक्ट का जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जैसे हो गया, विद्युतीय गुण हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गया। वेरिएंट्स ऑब्जेक्ट जितना होता है उसमें डिफरेंट टाइप से क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। उसी प्रॉपर्टी का स्टडी करना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। अब इसकी स्टडी करने के लिए पहले हम लोग इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन होता है 2 टाइप से होता है। एक होता है सिस्टमेटिक और एक होता है ऑर्गेनाइज। ऑब्जर्वेशन के बाद फिर इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। अरे जो रिजल्ट होता है वो यूनिवर्सल होता है। तो साइंस में इस तरह से चलते हैं। हम लोग पहले साइंस क्या होता है, उसके बाद साइंस में ऑब्जेक्ट का स्टडी करते हैं। स्टडी करने के लिए पहले उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद हमें रिजल्ट प्राप्त होता है और ये जो रिजल्ट होता है वो यूनिवर्सल होता है, पूरे ब्रह्मांड में वो लागू होता है। तो ये बेसिक है साइंस का। अब साइंस क्यों हम पढ़ते हैं, इसका हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, कहाँ का इसका यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका पहला उपयोग, इसका एप्लीकेशन क्या है?
साइंस का एप्लीकेशन। इसका हम लोग अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, क्या होता है। तो इसका पहला उपयोग है कि जो वस्तु होता है, वस्तुओं में जो छिपे हुए गुण होते हैं, जिसमें कि हमारे आसपास वस्तु, इसमें किस प्रकार के कौन से गुण है, उस गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए साइंस का उपयोग करते हैं। फिर वस्तुओं का अधिकतम उपयोग को, वस्तुओं के अधिकतम उपयोग को संभव बनाने के लिए भी साइंस का यूज करते हैं। इसके अलावा धन्यवाद। साइंस के द्वारा, विज्ञान का उपयोग करके हम लोग नए संसाधनों को उत्पन्न कर सकते हैं, और जो संसाधनों की समस्या है, संसाधनों की समस्या का समाधान के लिए भी जितने भी प्राकृतिक रूप से या अवेलेबल नहीं है, जो भी संसाधन है, उसको हम लोग, जो समस्या है यूज करने के लिए कमी है, उस कमी को, समस्या का समाधान करने के लिए भी साइंस का उपयोग करते हैं। ये सब इसका साइंस का एप्लीकेशन है। बाकी साइंस देखते हैं कि साइंस कितने प्रकार का होता है। साइंस दो प्रकार का होता है, एक होता है मैटर साइंस, एक होता है सेकंड होता है लाइफ साइंस। पदार्थ का विज्ञान, सेकंड जीवन का विज्ञान। ये पदार्थ का विज्ञान है, मैटर साइंस, ये भी टू टाइप्स होता है, दो प्रकार का होता है। एक बोलते हैं भौतिकी, फिजिक्स, नेक्स्ट को बोलते हैं रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री। लाइफ साइंस भी टू टाइप्स का होता है, एक होता है जंतु का विज्ञान, जंतु विज्ञान, जिसे जूलॉजी कहा जाता है। एक नेक्स्ट होता है वनस्पति विज्ञान, जिसे बॉटनी कहा जाता है। ये कुछ बेसिक था जो आपको जानकारी होना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग पहला फिजिक्स से शुरू करेंगे। आज जो क्लास होगा हम लोग फिजिक्स से शुरू करते हैं। फिजिक्स क्या है, कैसे है।
फिजिक्स क्या होता है? इसके बारे में शुरू करते हैं। फिजिक्स में क्या होता है? फिजिक्स के तहत हम लोग जितने मैटर होता है, मैटर तो पदार्थ, ऊर्जा, एनर्जी, इसका मैटर एनर्जी का उसके जो बाहरी इन्वायरमेंट होता है, इसके बाहरी संबंधों का ध्यान भौतिकी क्या होता है? पदार्थ और ऊर्जा के बाहरी संबंधों का ध्यान भौतिकी कहलाता है। ये तो सिंपल है। अब न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। इस भौतिकी में जो हम लोग पदार्थ है, उसकी ऊर्जा है और उसके बीच जो संबंध है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो कहाँ से शुरू करेंगे? इससे पहले हम लोग जैसे होता है तरंग हो गया, तरंग और ध्वनि हो गया, वेव्स एंड साउंड। हीट, मैकेनिक्स में इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग मात्रक, गुरुत्वाकर्षण बल, कर्षण बल के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय, विद्युत धारा और चुंबकत्व, वेव्स एंड साउंड, लाइट, हीट, मैकेनिक्स, यांत्रिकी, विद्युत धारा, चुंबकत्व, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन भी आता है। सबसे अधिक क्वेश्चन तरंग, ध्वनि और प्रकाश से आता है। पहले हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग तरंग पढ़ेंगे, फिर ध्वनि, फिर लाइट, फिर उसका ऊष्मा यांत्रिकी, विद्युत धारा पढ़ेंगे। तभी हम लोग तरंग शुरू करते हैं नया चैप्टर फिजिक्स में। आज हम लोग तरंग के बारे में स्टडी करेंगे। पहले समझेंगे कि तरंग होता क्या है। तो मान लीजिए कि एक छोटे पत्थर का टुकड़ा है, उसे तालाब के शांत जल में हम लोग धीरे से गिरा देते हैं। उससे क्या होता है? जहाँ पे गिराते वहाँ पे जल में हलचल उत्पन्न हो जाता है। जल का जो ऊपरी सतह होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, विक्षुब्ध हो जाता है। इसके कारण ये जो विक्षोभ होता है, डिस्टर्बेंस होता है,
एक सीमित स्थान तक नहीं होता है बल्कि वृत्त के समान चारों दिशाओं में फैलता है। ये जो डिटर्बेंस है जिसके कारण जो जल है चारों दिशाओं में वृत्त के समान फैल रहा है, इसी विक्षोभ को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। ये जल में हम लोग आसानी से देख सकते हैं, या जो कमानी होता है, जो डोरी होता है जिसको खींचकर छोड़ने से इसमें जो कंपन होता है, कंपन जो एक तरह क्या है? कंपन है, विक्षोभ है, एक तरह का तरंग है ये। इसमें तरंग क्या होता है? तरंग तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जिसमें ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। तरंग क्या है? तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, कंपन है, इसे कंपन भी कहते हैं। तो डिस्टरबेंस से क्या है? तरह का तरंग वेव्स एक प्रकार का डिस्टरबेंस है जिसमें ऊर्जा का हस्तांतरण क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। और जो ऊर्जा होता है यही की का इसी कारण क्या होता है? सूचना का आदान प्रदान होता है। हम जो बोलते हैं, आप सुन रहे हैं, आप मोबाइल से बात करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, यूट्यूब से चलाते हैं, रेडियो सुनते हैं, उसमें हमें जो आवाज़ सुनाई देती है वो सब क्या है? ऊर्जा का एक फॉर्म है। उस सबका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, गमन होता है, वो एक ऊर्जा के रूप में ही होता है। तो बिना तरंग के ना तो हम कुछ सुन सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं। तो तरंग क्या है? ऊर्जा का एक हस्तांतरण है। जितने भी सूचना का आदान प्रदान होता है वो तरंग के रूप में ही होता है। अब तरंग होता है दो प्रकार का होता है। तरंग है दो प्रकार का होता है। यांत्रिक तरंग होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। तरंग होता है दो प्रकार का होता है। यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव्स एंड विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। क्वेश्चन यहीं से ही आता है, क्वेश्चन जो है यहीं से आता है, इसलिए हम लोग अब यहाँ से इसके बारे में डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। अब जो यांत्रिक तरंग होता है ये भी दो तरह का होता है। यांत्रिक तरंग दो प्रकार का होता है। एक है
यांत्रिक तरंग। तरंग दो प्रकार का होता है, यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग भी दो टाइप का होता है, टू टाइप्स होता है। अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग, दैट मीन्स ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स, एंड अनुदैर्ध्य या यांत्रिक तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स। अब यहाँ से हम लोग इसके बारे में डिटेल से स्टडी करना शुरू करते हैं। कुछ तरंग के बारे में बता देते हैं। इसके बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक विश्लेषण। तरंग के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक विश्लेषण। वेव्स के बारे में सबसे पहले साइंटिफिक एनालिसिस 17वीं शताब्दी में किया गया। 17वीं शताब्दी में किया गया। इससे रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट थे। कौन कौन साइंटिस्ट थे? इससे रिलेटेड वेव्स तरंग से संबंधित कुछ वैज्ञानिकों ने एनालिसिस किया। उनका नाम है क्रिश्चियन हाइगेन्स। ये कुछ बेसिक था तरंग के बारे में। साइंटिफिक एनालिसिस की शुरुआत 17वीं शताब्दी से शुरू हुई, और इससे रिलेटेड जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट थे उनमें नाम है हाइगेन्स, रॉबर्ट हुक और आइजैक न्यूटन। ये लोग आप पहले से इनका नाम सुने भी होंगे। अब आगे हम लोग शुरू करते हैं तरंग के टाइप से। यांत्रिक तरंग क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव्स। क्या होता है इसके बारे में जान लेते थोड़ा। ये वैसी तरंगें होती है, यांत्रिक तरंगें वैसी तरंगें होती है जिन्हें चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ये बिना माध्यम के नहीं चल सकती है। जैसे ठोस हो गया, इसका माध्यम ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, मतलब किसी न किसी माध्यम में ही ये चलेगा। बिना माध्यम के ये नहीं गमन कर सकती है। इसे चलने के लिए, यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए, चलने या गमन करने के लिए यांत्रिक तरंगों के गमन करने के लिए, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और जो माध्यम होता है, माध्यम के कणों के कंपन के द्वारा आगे बढ़ती है। इसमें जो गमन होता है, ये जो गमन होता है, ये माध्यम के इसमें गमन माध्यम के कण के कंपन द्वारा आगे बढ़ती है।
इनका सबसे अधिक वेग है, इनका सबसे अधिक यांत्रिक तरंगों का सबसे अधिक वेग है, सबसे अधिक वेग ठोस में होता है, इससे कम होता है द्रव में, लिक्विड। और सबसे कम गैस में होता है। गैस। तो यांत्रिक तरंग क्या होती है कि यांत्रिक तरंग वैसी तरंग होती है जिसे चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और इनका गमन जो होता है ये माध्यम के कण में जो कंपन होता है उस कंपन के द्वारा ही आगे बढ़ता है। यानी इसका सबसे अधिक वेग ठोस में होता है, फिर द्रव और सबसे कम गैस में होता है। यांत्रिक तरंगें निर्वात में गमन ही करती है, निर्वात में गमन नहीं करती। तो इसका डिफिनीशन है, इसके बारे में कुछ जानकारी है कि यांत्रिक तरंगें निर्वात में गमन नहीं करती है। सबसे अधिक इनका जो गमन होता है ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में होता है। अब आगे इसके जो टाइप्स है उसको पढ़ते हैं। अनुप्रस्थ तरंग पढ़ते हैं। यांत्रिक तरंगे का जो पहला टाइप था वो है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? तो इसमें होता है, इसका डिफिनीशन होता है कि वैसी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है कि वैसी तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का जो कंपन होता है, माध्यम कण कंपन का वैसी तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत हो, उससे क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहती है। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण है कि पानी में फेंकने पर
अनुप्रस्थ तरंग की क्या होती है कि वैसी तरंग जिनमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत हो उसे अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, यह पानी में पत्थर फेंकते हैं तो इसमें जो उत्पन्न तरंगे होती है, खींची हुई डोरी या रस्सी को तनी हुई डोरी को खींच कर छोड़ने से उसमें उत्पन्न तरंगे होती है, उसे अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे कहती है। इसका जो गमन करने की दिशा होती है, जो यांत्रिक तरंगे हमेशा साइनसॉइडल वेव के रूप में चलती है। यांत्रिक तरंगे हमेशा ऐसी चलती है। ये इसमें प्रकाश तरंगे भी अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग ही है। इसमें पानी में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे, तनी हुई रस्सी खींच कर छोड़ने से उत्पन्न तरंगे और प्रकाश तरंग, ये सब क्या है, अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग की उदाहरण है। ये हमेशा साइनसॉइडल वेव के रूप में चलता है। अब हम लोग आगे देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। इसमें कुछ और भी जानने वाली बात उसको बता देते हैं कि अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे होती है, ये केवल सतह पर चलती है।